तो सफर को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछले भाग में छोड़ा था। अभी हम महेंद्रनगर में हैं। यहीं से रास्ता जाता है नेपाल की पहाड़ी श्रृंखलाओं की तरफ। पर उससे पहले कुछ और जगह हैं जहां मैं बहुत समय से जाना चाहता था, जिनमें से सबसे पहला है दुधारा सस्पेंशन ब्रिज। ये पुल इस शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो नदी के बगल से जाता बहुत सुंदर वेल कंस्ट्रक्टेड रोड है, लेकिन बरसात के महीने में नदी का पानी जब ज्यादा आ जाता है तो पड़ोस की रोड भी बहा ले जाता है, इसलिए कहीं कहीं पर खराब पैचेस भी मिल जाते हैं। अभी हम पुल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुत दूर से ही नजर आने लग जाता है ये पुल। एक इसकी लंबाई की वजह से और दूसरा इसलिए भी क्योंकि आसपास के इलाके में कोई खास बिल्डिंग वगैरह नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ कुछ खाने पीने का सामान मिल सकता है। अभी यूं तो नेपाल में कई सारे सस्पेंशन ब्रिज नजर आ जाएंगे आपको, लेकिन इस पुल की खास बात यह है कि ये यहाँ का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। वैसे तो ये 1.5 मीटर की चौड़ाई वाला पुल पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर बाइक और साइकिल भी ले जा सकते हैं। मैं यहाँ बाइक से आया हूँ। अच्छी बात यह है कि इस पुल में कहीं कहीं पिलर्स पर बाइक खड़ी करने की जगह है, तो जरा बाइक को किनारे पर लगाते हैं और रुककर देखते हैं इस पुल की खूबसूरती को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पुल 4 अलग अलग टुकड़ों में बना हुआ है और हर टुकड़ा अपने आप में एक आर्क है जो बीच में ऊंचा है और किनारों पर नीचा। कहीं कहीं पर इस पुल की ऊंचाई लगभग 100 फीट तक भी है। पुल पर चलते हुए आप कई सारे लोगों को फोटो वगैरह खींचते देख पाएंगे। तो ये यहाँ के लोकल्स के लिए आने जाने का साधन तो है ही, साथ ही यहाँ का एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी है। अगर आप यहाँ आए तो कुछ देर पुल पर रुककर देखिएगा जरूर। दोनों तरफ फैला शहर, बीच में महाकाली का विशाल वेग। पुल पर खड़े होकर नदी को देखना अभी भी कुछ कम डरावना नहीं है। मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ कि जब यहाँ पूरा पानी भरा होता होगा तो कितना अलग अनुभव होता होगा। कुछ वक्त इस पुल पर गुजारने के बाद अब हम यहाँ भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, बाबा सिद्धनाथ का मंदिर, वहां जाएंगे। यह मंदिर इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में स्थित है। अपनी पिछली वीडियो में हमने बनबसा बॉर्डर देखा था और वहां से लगभग 10 किलोमीटर सीधा इस रास्ते पर आगे चलें तो आप टनकपुर बॉर्डर पहुंच जाते हैं। अगर आप बनबसा बॉर्डर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये मंदिर है तो बॉर्डर पर, लेकिन आता नेपाल की सीमा में है। एक खास बात इस मंदिर के बारे में जो मैंने महसूस की वो ये है कि यहाँ सिर्फ दर्शन करने के लिए मंदिर ही नहीं, बल्कि दर्शन के बाद बैठने के लिए काफी सारी खुली जगह भी है। मुख्य मंदिर का हिस्सा आपको किसी शांत से पार्क में होने का एहसास कराता है। अगर आप यहाँ तक आते आते थक गए हैं तो कुछ देर यहाँ आराम कर सकते हैं। यहीं पास में लगभग 500 मीटर की दूरी पर शारदा बैराज है, जहाँ अक्सर लोग शाम को घूमने जाया करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बॉर्डर से लगा इलाका है तो यहाँ बीएसएफ के पास एंट्री करवाना ज़रूरी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपना नेपाल या भारत का कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ हो। शारदा बैराज के दोनों तरफ के हिस्से आपको बिल्कुल अलग तरह का अनुभव कराते हैं। एक तरफ पानी का इतना तेज बहाव कि देख के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये बहते पानी की आवाज़ ही काफ़ी होती है आपको उस डर का एहसास कराने के लिए। तो वहीं बैराज के दूसरी तरफ इतना शांत पानी है कि एक बार को देख के लगता है कोई बड़ा मैदान हो। लेकिन जो भी हो, इसके पास से होकर गुजरती इस सड़क पर सैर करने का मज़ा ही कुछ और है। ये काफ़ी लंबी सड़क है, आप चाहें तो गाड़ी में भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ वक्त है और मौसम अच्छा हो तो कोशिश करिएगा कुछ देर यहाँ पैदल ही घूमकर ज़रूर देखें। मुझे यकीन है आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। यहीं महेंद्रनगर में एक और मंदिर है, माता पूर्णागिरी और भगवान बैजनाथ का मंदिर। आज तक मैं भारत के कई सारे मंदिरों में घूमा हूँ, लेकिन नेपाल के मंदिरों में एक अलग बात थी जो मैंने देखी। वो ये है कि यहाँ मंदिरों में ज़्यादा भीड़ नहीं है, या फिर यूँ कहूँ कि यहाँ इन मंदिरों का बाजारीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। इन मंदिरों में आकर जो शांति का अनुभव आप करने लगते हैं वो शायद ही आपको कहीं और मिले। एक बार यहाँ आने के बाद यह बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ की शांति और प्राकृतिक आभा से अनछुए रह जाएं। मंदिर में प्रवेश से पहले ये सीढ़ी के बगल से बहते पानी की आवाज़ मुझे आसपास की शांति का एहसास कराने लगती है। सीढ़ी चढ़ते ही आपको सामने भगवान बैजनाथ का मंदिर दिखने लगता है। ये मंदिर
चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है। एक तरफ कुछ ही दूरी पर एक कुटिया सी है। वहां जाने पर पता चला कि इस मंदिर के पुजारी इसी कुटिया में रहते हैं। कुटिया अपने आप में किसी वैधशाला से कम नहीं थी। जाने कितनी ही प्रकार की जड़ी बूटियां लगी थी वहां पर। सबसे खास चीज जो मुझे पुजारी जी ने दिखाई वो है ये लाल चंदन का वृक्ष, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। मंदिर के प्रांगण से एक हवा में झूलता सा पुल निकलता है, जो आपको मंदिर के पिछले भाग में ले जाता है और मंदिर का ये हिस्सा एक दूसरी ही दुनिया में होने का एहसास कराता है। और शायद बहुत कम लोग मंदिर के इस हिस्से में आते हों जहां से हम अभी गुजर रहे हैं। इसी रास्ते पर सीधा चलने के बाद आप एक नदी के पास पहुंच जाते हो। अभी अक्टूबर के महीने में यहाँ इतना कम पानी है कि आप इसे चलकर ही पार कर सकते हो। यहाँ भी कुछ खास लोग तो नहीं मिले, मगर ये बकरियाँ ज़रूर दिखी जो जंगल से शायद चर कर वापस जा रही हैं। यहाँ पानी के छोटे छोटे झरने भी बने हैं, जिनको देख के तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से उतर रहे हैं। चारों ओर फैला घना जंगल, बगल से गुजरती ये पानी की पुलिया। यहाँ पर आपको चलते हुए अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे सकती है। इतनी शांति मिलती है ना इस जगह पर कि मन ही नहीं करता यहाँ से निकलने का, पर जाना तो पड़ेगा ही। नदी पार करने के बाद अगर आप इस छोटी नहर के साथ सीधे आगे बढ़ते जाएं, तो आप कुछ सुंदर जगहों को देखने के बाद वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। इसके बाद हम नेपाल के एक गांव में जाएंगे। यह कोई बहुत प्रसिद्ध गांव नहीं है, शायद आपने कभी इसके बारे में सुना भी ना हो, लेकिन यहाँ मुझे यकीन है बहुत कुछ ऐसा देखने को और जीने को मिलेगा जो या तो हमने कभी ना जिया हो या फिर सिर्फ हमारी यादों में हो। लेकिन उसके बारे में अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। अगर आपको आज का ये सफ़र अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।